है ना। तुमको मदद चाहिए उसमें, देन लेट मी नो, सेंड मी द मैसेज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों भेज देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आई हेल्प यू आउट, किस चीज को कैसे सेट करना है, राइट। सो मेक अ प्लान। चलो, क्या होमवर्क दिया था मैंने? होमवर्क तुमको याद है ये बनाया था हमने? यो मैम। तो नीट 2 वाला खोलना था, और आज के लिए क्या पढ़ के आना था? सूर्यांश खोला था? नहीं खोला था बेटा, फिर फायदा क्या था इसका? आज तुमको क्या पढ़ के आना था? 15 जैन के हिसाब से कंपैरेटिव चार्ट ऑफ एनिमल का एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, और एक्सक्रीटरी सिस्टम की मोर्फोलॉजी तुमको पढ़ के आनी थी। ये दो चीजें तुमको सेल्फ स्टडी से करके आना था, तभी हमारा एक लेक्चर में खत्म होगा, ठीक है। तो मैं एक लेक्चर में पढ़ाऊंगी, लेट्स सी तुम्हारा ये एक लेक्चर में खत्म होता है या नहीं, तो इट्स गोना बी ट्रिकी। अगर तुम पढ़ के नहीं आए तो, पिछली क्लास पढ़ के आई थी तो उनका तो खत्म हो गया, देखो तुम्हारा खत्म होता है या नहीं। मेरा पर्पस था कि मैं तुमको ये रिकॉल कराऊंगी एंड देन मैं आपका पीवाईक्यू कराऊंगा। लेट्स सी, पढ़ के आओ तो यूल पिक इट अप, अगर नहीं पढ़ के आओ तो तुमको थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। तो कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं और उसको अपनी बॉडी से कैसे बाहर फेंक देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आज जो एनिमल किंगडम में डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स थे, ग्रुप्स थे, उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, इस पार्ट से क्वेश्चन आता है। और वो एनिमल किंगडम से कंपेयर करके क्वेश्चन देते हैं, एंड थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए एग्जांपल दे देंगे। जैसे वो पूछेंगे पावो में बताओ एक्सक्रीशन कैसे हो जाता है, या मैथ्स का कॉलम के क्वेश्चन आएंगे, 3-4 एग्जांपल्स को मिक्स करके देंगे, तो क्वेश्चन बहुत हैवी बन जाता है, वो फिर डिफिकल्ट सा हो जाता है। तो हम इसका स्टार्टिंग में चार्ट बना लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि एक्सक्रीशन का क्या रोल होता है एनिमल किंगडम में, हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं। फिर हम जाएंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, और हम किडनी की मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। यो मैम। ऑल राइट। सो देखो, बात हो रही है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से बाहर निकाल दो, किसको? नाइट्रोजनस वेस्ट को। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब ऐसा कोई मटेरियल जिसके अंदर नाइट्रोजन होना चाहिए, उसको बॉडी से बाहर निकाल दो, उसको अपन कहते हैं एक्सक्रीशन। तो बेटा डेफिकेशन किसको कहते हैं? डेफिकेशन किसको कहते हैं? यस, शाबाश, रिमूवल ऑफ फीसिस। तो फीसिस इज बेसिकली, होता क्या है ये? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यस, अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे आप सब्जियां खाते हो तो उसमें हरा हरा जो मटेरियल होता है वो डाइजेस्ट थोड़ी होता है, सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में थोड़ी है, तो वो रफेज बनाता है और फिसिस बना देता है उससे, ठीक है। इससे मोशन पेट का क्लियर क्लियर रहता है, और मोशन होने बहुत जरूरी होते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालना, दैट इज डेफिकेशन। देन एक्सक्रीशन क्या है? ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं? हाउ दैट दे मेड? किडनी की हेल्प से। किडनी तो उसको निकालने में मदद करती है बेटा, किडनी बनाती नहीं है। वेस्ट फॉर्म बाय, पढ़ के नहीं आया? नहीं बेटा, हाँ लीवर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन बॉडी। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना हमारी बॉडी में, जितने भी केमिकल रिएक्शन, उनसे जो वेस्ट बनता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसमें हमारा लीवर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो किसी की भी बॉडी में, ये सेल में जो केमिकल रिएक्शन बन रहे हैं, हो रहे हैं, उससे जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है ना, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। ओके, क्लियर? दिस इज आपके चैप्टर की एनसीईआरटी की लाइन है ये, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में लिखी होगी ये, ठीक है जी। चलो आगे चलो। यो मैम। अब देख लो, अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो क्या किया, ये तो बहुत वास्ट हो जाएगा यार, नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत तरीके के होते हैं। मैं 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करूंगी, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक, ऐसे वाले नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक है बॉडी के लिए, मतलब अगर बॉडी में थोड़ी देर रहा तो बॉडी का नाश हो जाएगा। तो बहुत टॉक्सिक वाला नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज अमोनिया। अमोनिया। जो लीस्ट टॉक्सिक है बॉडी के लिए, दैट वाला नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। गुड। और जो मीडियम मीडियम है, यूरिया। यूरिया। यूरिया, वेरी गुड, ठीक है जी। अब जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमोनिया टैलिक। अमोनिया टैलिक। और जो यूरिया को रिलीज करते हैं दैट इज
यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक। और ये यूरिक एसिड को करते हैं, दैट इज यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक। कंफ्यूजन किसमें होती है, यूरिया और यूरिक को। तो याद रखना यूरिक एसिड, तो यू एन सी वर्ड, ये सी जिसमें आ रहा है वो यूरिक एसिड से रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत बेसिक कंफ्यूजन है तो होती है, तो याद रखना इसमें सी वर्ड आ रहा है वो यूरिक एसिड के लिए है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो जो अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक है, इसकी बात कर लेते हैं। अब जो बहुत टॉक्सिक है बॉडी के अंदर, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। अभी किस फॉर्म में होता है अमोनिया, फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का, NH3। 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 ठीक है, अब ये बॉडी से निकाला जाएगा तो बहुत टॉक्सिक है ना। तो अगर किसी बहुत टॉक्सिक चीज को बॉडी से निकालना चाहते हो तो क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में बनता है ना, इसको पानी के साथ पकड़ के घोल देते हैं और फिर इसको बॉडी से बाहर dilute। हाँ डाइल्यूट कर देते हैं, वेरी गुड। तो इसको पानी के साथ घोल देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, राइट। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, यूज अबंडेंट वाटर, वाटर फॉर रिमूवल। इसको लिख लेना तो किससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिनमें बहुत ही कम टॉक्सिक है, जो बहुत कम टॉक्सिक है उसको इतना डिल्यूट करने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं यूज लीस्ट वाटर, और बीच वाले में यूज मॉडरेट वाटर। यस मॉडरेट वाटर फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है जी, ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी थी। ओके कूल। इसके अलावा जो अमोनोटैलिक होते हैं, अगर हम इनकी बात करें, मोनोटैलिक, जैसे स्पेलिंग ठीक कर लेना। अब मेरे को बताओ, जिनको ज्यादा पानी चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए, इसे इसको लिख लेना भाई, मोस्ट टॉक्सिक है, ये हमारा लीस्ट टॉक्सिक है। देखो एसिड लिखा है, इसके मतलब उसको टॉक्सिक में समझ लेना, लीस्ट टॉक्सिक है ये। ठीक है, मॉडरेट टॉक्सिक। ये पूछते हैं अभी पीवाईक्यू में, देखना तुम आएगा क्वेश्चन। अब अगर किसी चीज को रिमूव करने के लिए बहुत पानी चाहिए, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा, जहाँ बहुत ज्यादा पानी हो या कम पानी हो, ज्यादा पानी हो। हाँ ज्यादा पानी हो, कॉमन सेंस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन सारे एक्वेटिक मत कर देना। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले एग्जांपल आता है जो आपको फ्रेश वाटर में फिशेस भी मिल जाती है, दोज आर बोनी फिशेस। बोनी फिशेस। ठीक है, सो यू फाइंड बोनी फिशेस देयर। ठीक है, इसके अलावा आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले और कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस लिखेंगे। ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियंस में जिनका मेन साइकिल पानी पे डिपेंडेंट है, दैट इज टैडपोल लार्वा। ठीक है, फ्रॉग मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो टैडपोल लार्वा क्योंकि वो पानी पे डिपेंडेंट है, तो दैट इज समथिंग जो आपको मिलेगा अमोनिया रिलीज करता हुआ। ठीक है, अगर हम यूरिया की बात करें तो मेरे को बताओ, अगर तुम पानी में चले जाओ समुद्र में, तो अगर शार्क से एनकाउंटर हो तो चांसेस है कि तुमको पकड़ लिया जाएगा, खा जाएगा। यस मैम। यस मैम। और अगर हम फिशिंग करने गए हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हम नहीं मतलब कोई प्रोफेशनल गए हैं तो शार्क को पकड़ के भी खाया जाता है, ये बात पता है। यस मैम। यस मैम। ये होता है ना। अभी रिसेंटली में लखनऊ के मॉल में गए थे, लुलु मॉल है वहाँ का, काफी फेमस। तो वहाँ पे उन्होंने शार्क रखी हुई थी, जो नॉनवेज काउंटर होता है, फ्रोजन शार्क थी, शार्क बेबी थी वो, उसको भी बेच रहे थे वो। तो मैं पहली बार शार्क को इतना पास से देखा। एनीवेज, सो इंसान शार्क को खाता है, शार्क इंसान को खाते, दोनों को साथ ही रख दोगे। ठीक है, तो यूरिया बनाने वाले हैं एक तो हम ह्यूमन, उसी के साथ तुम रख दो शार्क, और शार्क इज अ कार्टिलेजिनस फिश, है ना। यस मैम। तो लिख दो, साथ में लिख देते शार्क, एग्जाम्पल लिख लेना, याद है। और अब ये जो टैडपोल है, अगर पानी में है तो बड़ा होके टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। यस, तो हम लिखेंगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। गुड, जैसे कि डॉग, जैसे कि टोड, है ना। गुड। अब हम आते हैं यूरिक एसिड। अब तुमने देखा ना पंछी जाते जाते कभी कभार शिट कर जाते हैं, यस मैम। तो तुम्हारे ऊपर ना पोटी नहीं करके जाते, सुसु करके जाते हैं। ठीक है, तो उनका सुसु होता है वो, दोज आर एव्स। तो एव जो वो पेस्ट सा बना देते हैं ना, क्योंकि कम पानी की जरूरत है ना वेस्ट को रिमूव करने के लिए, तो वो पेस्टी सा बन जाता है, बहुत कम पानी यूज करते हैं वो। ठीक है, तो वो पेस्ट लाइक जो पोटी गिरते हैं वो एक्चुअली सुसु होता है। सो वो एव्स में होता है, और आपके बचे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में होता है। इसका एक एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स, है ना, लिजर्ड्स में मिलता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज कॉकरोच। ठीक है जी, ये कॉकरोच बहुत पूछा जाता है कहीं कहीं, तो कॉकरोच याद रखना। क्लियर। यूरो मैम। अगले पेज पे चलूं। अच्छा, अब मैं तुमको एनिमल किंगडम से एक बार कंपेयर करा दूं, क्या क्या होता है। थोड़ा यस easy मैम। है। देखो सबसे पहला फाइलम कौन सा पढ़ा था, अगर एनसीईआरटी कॉरीफेरा।
हाँ, एनसीईआरटी है तो खोल लो। पॉरीफेरा कौन से पेज पे बताओ, बताओ बताओ। मैम 49। 49, ठीक है। नई वाली बुक है, मैम पुरानी। पुरानी। बेटा नई बुक में हरीश, हमारी नई बुक वाला बच्चा, मैम 15। 15 पे पॉरीफेरा, 15 पे ना डायनोफ्लैजिलेट दिख रहे हैं मुझे, और तू थप्पड़ खाएगा मुझसे और कुछ नहीं। 40 है। अच्छा, तो आज मुझे पता चल गया कि तू कुछ भी बोलता है, हैं? इसकी बातों में दोबारा कोई नहीं आए, ये बच्चा कुछ भी बोलता है। 40 पेज है, ठीक है। पॉरीफेरा, सिलेंड्रेंट एंड टीनोफोरास, ये सब के सब पानी में रहते हैं, यस मैम। है ना? Yes, ma'am. इन्होंने वहीं रह जाना है तो वहीं मर जाना है, राइट। तो ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन अपने जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, तो जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं एक्वेटिक मीडियम में, क्योंकि पानी अबंडेंट है तो इनका वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है, ठीक है। और ये थ्रू बॉडी सरफेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कौन से वॉर्म स्टार्ट होते हैं सबसे पहले? प्लेटीहेलमिन्थस। Platyhelminths. यस। तो अब देखो एक चीज याद रखना कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है वहां पर एक्सक्रीशन करने के लिए आपको किडनी मिलेगी, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में जो किडनी जैसे काम करते हैं, दोज आर नेफ्रीडियास। अलग अलग टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं। तो सबसे प्रिमिटिव है दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर आपको आगे नेफ्रीडिया भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये बस एक्सक्रीशन का काम करता है, किडनी की तरह है पर बहुत सिंपल है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया आपको किस में मिलते हैं? सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अगर मैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में लिख दूं प्लेनेरिया तो ठीक है, गलत तो नहीं होगा? नो मैम। है ना, फ्री लिविंग होता है ना ये, और हाई रीजनरेशन पावर वाला होता है, राइट। अच्छा, अब मैंने तुमको कराया था कि जो एनालिडास होते हैं उनमें नेफ्रीडिया मिलता है, लेकिन अब ये लाइन ध्यान से सुनना, दैट फ्यू, बहुत कम, फ्यू एनालिडास हमारे प्रोटोनेफ्रीडिया भी रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं करते, लेकिन याद रखना अगर नेफ्रीडिया एनालिडा में आए और कहीं पे आ जाए फ्लू एनालिडा इन प्रोटोनेफ्रीडिया, तो उस ऑप्शन को ध्यान से देखना कि प्रोटोनेफ्रीडिया भी होता है कुछ एनालिडा में। प्रोटोनेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया में क्या फर्क है? कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी का है। प्रोटोनेफ्रीडिया सिंपल हो गया, नेफ्रीडिया थोड़ा एडवांस हो गया। जैसे एप्पल का एक पुराना फोन हो गया, एक नया हो गया। पुराने वाले को प्रोटोनेफ्रीडिया, नए वाले को नेफ्रीडिया बोल दिया, और बिल्कुल एडवांस वाले को किडनी बोल दिया। समझ आई बात? Yes, ma'am. ये मैम। एग्जाम्पल समझ आ रही है उनको। चल आगे चलते हैं, कर लिख लेते हैं हम। नेफ्रीडिया, किडनी। अच्छा, एक चीज याद रखना, नेफ्रीडिया एंड प्रोटोनेफ्रीडिया सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं करते, ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है तो उसको लिख लो, एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है जी। मिल जाएगा आपको, ये नीट में मिला पूछा हुआ क्वेश्चन। अच्छा, अब नेफ्रीडिया किस में मिलते हैं? एक तो मोस्ट एनालिडास। एनालिडा। हाँ, एनालिडा बोले तो अर्थवॉर्म। बेटा अगर उनका मन करा अर्थवॉर्म। क्वेश्चन को टफ करने का, वो तुझे एनालिडा नहीं लिखेंगे, वो तुम्हें एग्जाम्पल लिखेंगे। तो अगर तुम्हें एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल है तो ये क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। तो एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं तो फंस जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो बनता है दैट इज आर्थ्रोपोडा। याद है आर्थ्रोपोडा? Yes, ma'am. ये मैम। आर्थ्रोपोडा 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक तो वो होते थे जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में, दैट इज Insecta. इंसेक्ट्स। इंसेक्टा। इंसेक्टा ग्रुप, इंसेक्टा ग्रुप में आपको पाइप्स लाइक मिलती है, दोज आर नोन एज Malpighian tubules. मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। इसलिए मैंने बोला था होमवर्क करके आया करो ताकि थोड़ा रिलेट कर पाओ। फिर दूसरा ग्रुप वो होता है जो आपको पानी के अंदर मिलता है, आप खाते भी हो, प्रॉन्स या क्रस्टेशियंस। सुना है? झींगा यो मैम। कुछ लोग खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, मैं तो उनको कह रही हूँ सारे खाते हैं। तो क्रस्टेशियंस है, उनमें कौन सा ग्लैंड मिलता है आपको? हरे हरे एलियन वाला ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड। वेरी गुड। किसने बोला ये? राजकुमारी थी ये? मैम आकांक्षा। आकांक्षा, शाबाश आकांक्षा, वेरी गुड। एंड लास्ट इज, वो होती है ना, वो उसकी बहुत सारी टांगे होती है, क्रीपी सी होती है। अरे यार, उसके ऊपर मूवी भी बनी है, हैरी पॉटर में रॉन उससे डरता था। कमान यार, हद होगी नहीं? वो जो अपने शिकार को एक जाल में फंसा के मार देती है, उसके ऊपर थूक के बाहर पिघलाती है, फिर उसको पी जाती है। Spider. स्पाइडर्स, राइट। और इसी में स्कॉर्पियंस भी आते हैं, राइट। तो दैट इज एरेक्निड्स।
एरिकनीडास। एरिकनीडा में आपको कौन सा ग्लैंड मिलता है? कॉक्सल ग्लैंड। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स में और रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स में, तो ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, ठीक है। कॉक्सल ग्लैंड एनसीईआरटी में नहीं है, मेक श्योर आपने लिख लिया। डन। Yes, ma'am. अब मेरे को याद दिलाओ, मोलस्का याद है किसी को? मोलस्का, Yeah. मोलस्का का एक विसरल हम्प होता था, रेडुला होता था, मस्कुलर फुट होता था, और उसके ऊपर मेंटल लगा होता था, और इसके पीछे एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता था, इसको हम बोलते थे फेदर लाइक Gills. गिल। Feather like. फेदर लाइक गिल। ये हमारा रेस्पिरेशन में काम करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन में भी और रेस्पिरेशन। क्लियर? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा। अभी इकाइनोडर्मेटा में याद है किसी को कौन रिस्पॉन्सिबल था? अच्छा, इकाइनोडर्मेटा किसके लिए फेमस थे? कौन सा सिस्टम होता था उनमें पानी से रिलेटेड? Water vascular system. वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो इकाइनोडर्म में एक्सक्रीशन का कोई ऑर्गन ही नहीं बना, उनमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके लिए, ठीक है। तो नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी। उसके बाद आते हैं हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा में आपको प्रोबोसिस ग्लैंड मिलता है। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है ना, फोटो, पेज नंबर कौन सी है बताओ? बना हुआ है ये Ma'am 54. 54 पे देखो, सारे प्रोबोसिस ग्लैंड मिलेगा आपको। हेमिकोडाटा के बाद वी जंप इनटू वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में आपको कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलेंगे, जैसे किडनी, फिशेस के केस में गिल्स मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल, ये कंपैरिजन में आपको आ सकता है एनिमल किंगडम से कंपेयर करके। क्लियर है सबको? You ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो जो मैंने पढ़ाया वो यहाँ पे डिटेल में लिखा है, ठीक है। अब मैं तुमको मजेदार बात बताती हूँ। हमारी बॉडी में हम कौन से हैं, क्या वेस्ट मटेरियल बनता है मेन हमारी बॉडी में? Urea. यूरिया। लेकिन हमारी बॉडी में एक्चुअली अमोनिया भी बनता है। अमोनिया तो बहुत टॉक्सिक है। अब अगर बहुत सारे पानी की जरूरत है, तो बहुत सारा पानी तो नहीं है ना हमारे पास कि हर टाइम हम पानी पीते रहे और यूरिया निकालते रहे, ये तो नहीं हो सकता, अमोनिया निकालते रहे, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यूरिया बेसिकली अमोनिया का फॉर्मूला क्या था? NH3. हाँ, और यूरिया का? CONH2. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लग जाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन है बहुत खास, विच इज नोन एज, तो आपने मेंशन भी किया था पहले, बायोलॉग स्ट्रक्चर, Liver. Liver. तो हमारी बॉडी में जो लिवर है ना, वो कमाल का काम करता है। वो क्या करता है, ध्यान से देखना, कि वो ले लेगा अमोनिया, जैसे ही अमोनिया बनता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लीवर के पास आता है और लीवर उसको चेंज कर देता है इनटू यूरिया, ठीक है। और ये चेंज करने की जो साइकिल है ना, इस साइकिल को अपन बुलाते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो पता नहीं ऑर्नी वर्ड सुन के ना इसको बर्ड से रिलेटेड समझ लेते हैं। इट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू बर्ड, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन, कि हमारे लीवर में एक साइकिल चल रही है, अभी भी चल रही है, ऑर्निथिन साइकिल, जो हमारी मेरी बॉडी में भी जितना अमोनिया बन रहा है ना, वो यूरिया में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम सबकी बॉडी में ये चल रहा है, राइट। एंड दिस साइकिल इज नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। लीवर के अंदर ये चलती है, दे स्टार्ट इन लीवर। तो अगर मैं पूछूं तुमसे यूरिया फॉर्म कहाँ होता है, दैट वुड बी Liver. Liver. लिवर, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका ट्रांसपोर्ट का, कि लिवर में यूरिया बन गया, लेकिन एक्सक्रीशन कौन सा ऑर्गन कराता है तुम्हारी बॉडी में? Kidney. किडनी। तो लिवर से किडनी तक कैसे जाएगा, किसके थ्रू? Blood. ब्लड के थ्रू, राइट। तो लिवर से जो बाहर निकलेगी वेसल, उसको मैं क्या बुलाऊंगी? हिपैटिक। देखो, किसी ऑर्गन से बाहर निकल रही है और दिल की तरफ जा रही है, तो दिल की तरफ जा रही है तो क्या होगी, आर्टरी या वेन? Ma'am vein. वेन। तो दिस वुड बी हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन जाके खुलेगी जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, दैट इज, मेरे से पेट मत जाना, अभी कार्डियक साइकिल का चैप्टर कराया मैंने, बहुत Right auricle. राइट ऑरिकल, हाँ, डब्बा बनाते उसको याद आ गया। तो लाइट ऑरिकल में किससे खुलेगा ये, इस वाली पाइप को क्या बुलाऊंगी मैं? Pulmonary artery. ओए, इंफीरियर वीना केवा। In इंफीरियर वीना केवा नीचे वाली, ठीक है। ऊपर बनाती तो पोस्टीरियर, सुपीरियर वीना केवा। Superior. यस, इंफीरियर वीना केवा से कहाँ खुली बेटा?
Right auricle. Auricle. राइट ऑरिकल से कहाँ खुला? Right. Right ventricle. राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? Lungs. किसके थ्रू गया है? कटोरी में गया था? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। अबे अभी कराया चैप्टर, इतना बेकार करोगे तो फिर मैं पढ़ा के चली जाऊंगी यार, ऐसे नहीं होगा। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया। अब लंग्स के बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन था, यूरिया को कोई लेना देना था वहां पे? No, No. ma'am. तो यूरिया उसी में रहेगा। पल्मोनरी आर्टरी के बाद कौन खुलता है? Pulmonary vein. पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जाके कहाँ खुलेगी? Left auricle. लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ खुलेगा फिर? Right auricle. Left ventricle. अबे वो राइट कहाँ से आ गया भाई? Left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें खुलेगा? Aorta. अरोटा। अरोटा जी किसमें खुलेंगे? अरोटा जी खुलेंगे किडनी के रीनल। अब जो किडनी की तरफ जा रही है दैट इज आर्टरी, किडनी की आर्टरी। किडनी की आर्टरी से फाइनली रीनल आर्टरी बोलते हैं उसको, किडनी में चला गया और किडनी के थ्रू वो क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यूरिया ट्रेवल। तो ये पूरा पैसेज किसका है? पैसेज ऑफ यूरिया। ओके, मैंने इतना बड़ा क्यों लिखाया? 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इससे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, साइट ऑफ यूरिया फॉर्मेशन कहाँ है? Liver. Liver. लिवर। ठीक है। साइट ऑफ यूरिया एक्सक्रीशन? Kidney. Kidney. ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किस पाइप में मिलेगा यहाँ पे? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। थोड़ा बहुत जब भी वो ट्रेवल हो रहेगा तो इधर उधर तो हो गई, तो मैक्सिमम अमाउंट किस में मिलेगा? फ्रेश जहाँ पे एंटर होगा, तो फ्रेश यूरिया किस वाली पाइप में? Hepatic vein. हाँ, मैक्सिमम यूरिया यू विल फाइंड इन हेपेटिक वेन। ऐसा नहीं होता बिल्कुल परफेक्टली वो ट्रेवल कर जाएगा 100% का 100%, ऊपर नीचे होता है। तो हेपेटिक वेन में मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि यूरिया बनते ही हेपेटिक वेन में एंटर हो गया था। राइट, क्लियर है? Yes, ma'am. लिखा सबने? लिखा है तो बताइए, तो मैं आगे चलूं। Yo-yo, ma'am. हाँ जी, आकांक्षा, अनमोल, अंशिका, अर्नव, आर्यन, आयुषी, हरीश, हर्ष, हिमानी, कशिश, सूर्यांश का हो गया, आकांक्षा का हो गया, महक, प्रीति, राजकुमारी, अनमोल का हो गया, सात्विक, सारिका, सुरु। फिर चुप होके बैठी है बेटा, मौन व्रत कब तोड़ेगी? शिल्पी, सिमरन, श्रेयांश। मैम एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर में घर पहुंचती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, डन। लगे इसका। देख बेटा, ऑर्निथिन साइकिल वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कभी कभार ऑर्निथिन साइकिल पे क्वेश्चन तो आते हैं, तो वो छोटू सी साइकिल है इसलिए मैंने एंटर कर दी तुम्हें मेन पॉइंट बताने के लिए। पहला, ऑर्निथिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सबसे पहला सबस्ट्रेट यूज हो रहा है इस साइकिल में दैट इज ऑर्निथिन। सबस्ट्रेट बोला मैंने, तो अमोनिया एंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, दोनों वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए। ऑर्निथिन के साथ कंबाइन करके सिट्रोलिन बनाते हैं। सिट्रोलिन आगे और अमोनिया को लेता है और आर्जिनिन बनाता है। ठीक है, और आर्जिनिन फिर यूरिया फॉर्मेशन करता है और ये एक्सक्रीट हो जाता है, और फिर आर्जिनिन से दोबारा से ऑर्निथिन बन जाता है। तो एटीपी यहाँ भी यूज होता है, दिस इज ए एटीपी कंज्यूमिंग साइकिल। ठीक है, एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। पर इतनी क्या अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो क्यों मैं इसको इतना डिस्कस कर रही हूँ? रीजन मीन, सबसे पहला इस पे क्वेश्चन बहुत सिवियर बन सकता है। पहला तो ये लीवर में होता है, ये बात याद रखनी है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से देखना। ऑर्निथिन को यूरिया साइकिल भी कहते हैं, और ये वो रिएक्शन है जो यूरिया बनाता है अमोनिया से। ठीक है, तो इतने टॉक्सिक चीज को जो मेरी बॉडी को अंदर से खत्म कर सकती थी, उस चीज को नॉन टॉक्सिक करके मेरी बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये किस में मिलती है आपको? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। तो नीट ये पूछ सकता है आपसे कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म में आपको ये साइकिल मिलती है। तीसरा, यही कि टॉक्सिक चीज को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर गया। सबसे यूनिक बात ये है कि दिस साइकिल वाज द फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल टू बी डिस्कवर। तो सबसे पहली मेटाबॉलिक साइकिल जो हम लोगों में डिस्कवर हुई है वो ऑर्निथिन साइकिल है, इसलिए हम इसको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। समझ आई बात कबूतरों? Yes, ma'am.
इसको एक बार देख लेना, मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिख दिया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है यू कैन रीड दिस, राइट? पढ़ के मुझे बताना, ठीक है जी। चलो अब मैं चलूँ किडनी के पास। Yo-yo Yes, man. ma'am. सो तो नहीं गए? No, ma'am. चलो मेरे No को ma'am. पेज नंबर बताना जहाँ पे किडनी का डायग्राम बना है। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है किडनी का, लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ। बताओ बताओ। Ma'am 291. 291, ठीक है जी। ये मेरे अमेज़न से पार्सल आना था, आज तक आया नहीं, तो ठीक है जी 291। अब अपन उसकी बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम देखोगे उसके बिल्कुल इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे कंटेंट भी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखा है। और जब भी एनसीईआरटी इतना स्पेसिफिक लिखती है ना, तो वो कहती भी है कि मैं पूछूंगी, तो पूछ ही लेती है। अब देखो किडनी कैसी होती है, बीन की शेप की होती है, जैसे राजमा होते हैं हमारे, है ना, राजमा की शेप की होती है। अगर किसी चूहे वगैरह का डाइसेक्शन करोगे तो राजमा के जितना ही है एग्जैक्टली, और तो फिर भी बड़ी है, उसकी राजमा जितनी होती है बिल्कुल। किडनी से तो पाइपें निकलती है, क्या बुलाते हैं अपन इसको? Ureter. यूरेटर। ये जाके सूसू वाले पाउच में खुलती है, तो पाउच इज नोन एज Urinary bladder. Urinary bladder. बाहर की ओपनिंग से बाहर निकल जाता है यूरिन, तो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते Yes. हैं, इसको बड़ा से कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसको, ठीक है। फिर हम लोग इसका रियल पिक्चर भी देखेंगे किडनी कैसी दिखती है, और तुम देखना एक्चुअल में वैसे दिखाई भी देती है। तो ये मेरी किडनी हो गई, मेरी क्यों किसी की भी बनाओ। चलो दिस इज किडनी। बेटा माइक बंद कर ले, क्यों? अभी तुमको ये सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर? Yo-yo man. अगर मैं बाहर के रिस्पेक्ट में बोलूंगी दिस इज अ कॉनकेव, अगर मैं ये सेंट्रल लाइन लगाऊं तो दिस इज अ कॉनकेव स्ट्रक्चर, सॉरी ये सेंट्रल लाइन लगाऊं तो दिस इज अ कॉनकेव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ये कॉनकेव सा स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है हॉरिजॉन्टल है? Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल। वोकैबुलरी पे ध्यान देना क्योंकि वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड मैं पहले इसे बंद करूं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसको हम बुलाते हैं हाइलम। क्या बुलाते हैं? Phylum. आपने प्लांट में पढ़ा है ये वाला पार्ट, हाइलम? Yes. Yo-yo ma'am. man. हाँ, तो यहाँ भी एक हाइलम आता है। इतना यूनिक क्यों है ये? क्योंकि इसी के थ्रू एंटरिंग होएगी और एग्जिट होगा। जैसे ये जो यूरेटर निकल रहा था बाहर, एग्जिट, वो इसी के थ्रू होता है। तो मैं लिख सकती हूँ यूरेटर क्या होता है यहाँ से, एग्जिट, ठीक है। आर्टरी और वेन की बात करते हो, तो आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है या नहीं, Yes, ma'am. है ना? Yo-yo man. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी तो वो यहाँ एंटर होगी। मैं कह सकती हूँ आर्टरी एंटर, और क्योंकि किडनी की है तो रीनल आर्टरी यहाँ से एंटर होती है, और यहाँ से गंदगी भी तो बाहर निकलेगी ना, सो दैट वुड बी रीनल वेन, तो वो यहाँ से एग्जिट होगी। तो बेसिकली ये एक तरह से दरवाजा है जिससे चीजों ने आना और जाना है। तो हाइलम इज द डोर जिसके थ्रू चीजें आएंगी और जाएंगी। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब मेरे को बताओ, मैंने तो बायो में बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसका आउटर सरफेस इज नोन एज कॉर्टेक्स या मेडुला। Cortex. Cortex. आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर Medulla. Medulla. ये फिक्स है वर्ड, ये वोकैबुलरी है, ठीक है। इसको लिख लो, ये आगे भी काम आएगा, आपका ब्रेन में भी आएगा, ठीक है जी। तो ये रहेगा, अगर मैं आउटर कॉर्टेक्स होता है तो इस रीजन को मैं बुलाऊंगी कॉर्टेक्स, और अंदर मेडुला हो गए। अब मेडुला ऐसे नहीं पढ़े, मेडुला आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड्स बना दे फिर छोटू छोटू से, तो बहुत पास बन गया। तुम छोटे छोटे से पिरामिड्स बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूरिन फॉर्मेशन में आप यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स लगे होते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है पूरा, ठीक है। सो दीज आर द मेडुला, एंड ये पिरामिडल शेप के होते हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनना और तुम मुझे खुद बताना। ये देखो, अब मैं एक बात बता रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। ये जो कॉर्टेक्स का रीजन है ये ना थोड़ा सा अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, ऐसे बीच बीच में, और ऐसे कॉलम से बना देता है। आपने कूलम या कॉलम वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री में, छोटी छोटी पाइप सी हो जाती है, सुना है? जैसे आप, मुझे एक्सपेरिमेंट याद नहीं आ रहा, वो पतली सी एक पाइप होती है जिसको रखते हो तो अपने आप से वो ऊपर सक कर लेती है मटेरियल को, लिक्विड को। कभी ध्यान दिया है? होते हैं एक्सपेरिमेंट, देखा तो है। देखा तो है।
ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स अंदर एक्सटेंड हो गया पिरामिड के बीच में, तो छोटे छोटे कॉलम है, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम रख देते हैं, तो उनका हम बोलेंगे कॉलम ऑफ बचीनी। ठीक है, एनसीईआरटी में बटीनी नहीं लिखा है, लेकिन कॉलम मेंशन है, रीनल कॉलम बोलते हैं इनको, तो दिस इज अ कॉलम ऑफ बटीनी, इन्हीं को रीनल कॉलम बोलते मैम हैं। नहीं, मेरे को बोल बेटा क्या। जो आप पहले बोल रहे थे अब कर लेती हैं। मैं कॉलम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी बस, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाए तो मैंने छोड़ दिया। तो बस इतना याद रखियो कि कॉर्टेक्स का रीजन पिरामिड के बीच में चला गया, ऐसे मान लेना जैसे पिरामिड है, मैं दिख रही हूँ ना सबको, Yes, ma'am. है ना। बस तो ये पिरामिड्स है, अगर ये पिरामिड्स है तो इनके बीच में एक्सटेंशन हो गया कॉर्टेक्स की, तो दिस इज कॉलम ऑफ बटीनी कहला देगा, ब्लैक वाला। ओके जी, ऐसे कॉलम ऑफ बटीनी, कॉलम ऑफ बटीनी हो गया, कुछ नहीं है, इतनी कोई बात नहीं है, सिर्फ वोकैब है जो तुमको याद करनी है। आगे चलते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कॉलम ऑफ बटीनी किसकी एक्सटेंशन है, कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन है या मेडुला की? मेडुला। Cortex. कॉलम ऑफ बटीनी किसकी एक्सटेंशन है, कॉर्टेक्स की या मेडुला की? मेडुला। Cortex. ऐसे सोते सोते लगाते हो क्या सब? ओ ये कॉर्टेक्स था ना, इसी की एक्सटेंशन अंदर जाती नहीं दिख रही रेड कलर की, मेडुला की होती तो ग्रीन ना बुलाती मैं। सो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स के सेल बीच में चले जाते हैं, समझ आई बात? Yes, ma'am. ओके, अबे होश में आ जाओ, इतना नींद में नहीं लगाते क्लास ये बहुत इजी था। चल अब इधर आते हैं हाइलम के पास। तो हाइलम के पास ना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा पेल्विक रीजन होता है ना, तो जो पेल्विक रीजन जब आप पढ़ोगे बोन, तो पेल्विक बोन यू विल सी लाइक दिस, थोड़ा वी सी शेप की होती है, इस तरीके से पढ़ोगे। तो वैसा से एक स्ट्रक्चर आपको हाइलम के पास भी मिलता है, थोड़ा वी लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? दिस इज नोन एज रीनल पेल्विस। पढ़ के तो आए नहीं हो तुम अभी तक, तो आंसर आ जाता मुझे। ठीक है, सो दिस इज अ रीनल पेल्विस, राइट। अब ध्यान से देखना, रीनल पेल्विस क्या करता है, अपने एक्सटेंशन बीच में भेजता है। ध्यान से देखना ये, क्योंकि ये डायग्राम एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ना ये पूछता है, तो कुछ एक्सटेंशन यहाँ से जा रही है रीनल पेल्विस की। इन एक्सटेंशंस को हम क्या बुलाते हैं? दीज एक्सटेंशंस आर नोन एज कैलिसिस। दीज आर नोन एज कैलिसिस या कैलिसिस। ठीक है, दो टाइप की होती है, एक होती है मेजर बड़ी वाली, और एक होती है माइनर, मेजर एंड माइनर। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, थोड़ा सा क्लियर हुआ? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. रियल वाली किडनी देखोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ, देखो ये बताती हूँ, ये दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर आप देखोगे इन्होंने खोल के रखा है, तो आउटर रीजन ये वाला जो थोड़ा डार्क कलर का दिख रहा है, दिस मस्ट बी Cortex. Cortex. और ये जो आपको अंदर थोड़ा पिरामिडल शेप के दिख रहे हैं, देखो बहुत क्लियर पिरामिड नहीं है, लेकिन बन रहे हैं ना पिरामिड जैसे, तो दीज आर Medullary pyramid. मेडुलरी पिरामिड्स। और मेडुलरी पिरामिड्स में अगर आप देखोगे, ये देखो पेल्विक शेप का बन रहा है थोड़ा सा, दिस इज नोन एज रीनल पेल्विस। यस, और बिल्कुल सेंटर में जहां से ये सब कुछ एंटर और एग्जिट हो रहा है, ये वाला, ये दिस रीजन इज नोन एज हाइलम। Hilum. Hilum. दिस इज हाउ हेल्दी किडनी लुक लाइक। ये बहुत फ्रेशली कटी है, इसलिए आपको इसमें ब्लड वेसल्स भी दिख रही है, नहीं तो ड्राई होने के बाद बिल्कुल डेड सा हो जाता है स्ट्रक्चर, तो अच्छे से दिखता भी नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छे से खून से भरी हुई है, तो बढ़िया वाली किडनी है ये। ओके जी, अगर किडनी की बात करें, देखो अगर मैं लेंथ की बात करूँ, अब एनसीईआरटी खोलो और वहीं पे उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो कितनी लेंथ होती है इसकी, कितने सेंटीमीटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 to 12. हाँ, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है ये। ठीक है, अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूँ, एक किडनी का डायमीटर कितना है? हमारे सामने बुक खुली है भाई, डायग्राम के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे लिखा है 5 to 7. 5 to 7 सेंटीमीटर। और वृत्त, वृत्त का मतलब होता है मोटा कितना है वो, कितनी वृत्त होती है इसकी? 2 to 3 centimeter. 2 to 3 सेंटीमीटर। देख,
अगर तुझे कुछ भी ना याद रहे, इतना तो याद रख सकता है ना कि लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ब्रेथ उससे कम होगी, और जो उसकी थिकनेस है वो सबसे कम होगी, तो थोड़ा तुक्का तो मारा जा सकता है ना। Yes, ma'am. Yeah, yeah, ma'am. 10 से 12 है, 12 से 2 3, तो ये थोड़ा सा नंबर याद रहता है, अगर बीच का भूल भी जाओ तो तुम तुक्का मारने लायक हो जाओगे। अब क्वेश्चन है किडनी है कहाँ, वेंट्रल साइड पे होती है, डॉर्सल साइड पे होती है किसी के? बहुत बेसिक बात है यार ये। Dorsal. बेटा अगर ये टुकटुक है हमारा, तो टुकटुक की फ्रंट साइड को मैं क्या बोल रही हूँ, वेंट्रल या डॉर्सल? Ventral. वेंट्रल, तो जहां पे उसकी बैकबोन है दैट इज डॉर्सल। तो किडनी हमारी डॉर्सली लोकेटेड होती है, पीछे की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर पीछे की तरफ हाथ लगाओगे ना, वहां पर तुम्हारी किडनी है। आगे की तरफ तो इंटेस्टाइन होते हैं, फीमेल में फिर यूट्रस आ जाएगा, फिर पीछे जाके आपको किडनी मिलेगी, तो वो थोड़ा पीछे की तरफ होती है, राइट। तो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज किडनी लोकेटेड। अब पीछे तो बैकबोन भी है ना, पीठ की हड्डी भी। Yes, ma'am. तो नीट पूछ लेगा, बताओ कौन सी हड्डी पे वो लाई करती है। अब मुझे एक बार बताना कि जब मैंने तुम्हें बताया था ट्रैकिया, मैंने कहा था ट्रैकिया जो होता है वो बाइफरकेट कर जाता है, कौन सी बोन के पास बाइफरकेट करता है, कौन सी रीढ़ की हड्डी के पास बाइफरकेट करता है आगे से? 5th. हाँ, थोरेसिक 5 थोरेसिक बोन, 5th गलत है, थोरेसिक भी बोलना था साथ में। अब ये वाला जो हमारी किडनी होती है वो कौन से थोरेसिक बोन से स्टार्ट होती है, मतलब जहां मेरी थोरेसिक सॉरी जहां मेरी बोन पड़ी है वहीं पे किडनी स्टार्ट है और कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। तो मेरी बैकबोन जो होती है थोरेसिक 12, वहां से किडनी स्टार्ट होती है, और लंबर 3, इसके बीच में हमारी पूरी किडनी पड़ी होती है, ठीक है। तो थोरेसिक 12 इज लास्ट थोरेसिक बोन, 12 ही तो होती है, तो लास्ट थोरेसिक भी लिखते हैं इसको। ओके जी, लोकेशन समझ आई? Yo, yo, ma'am. शक है मुझे इस बात पे। जैसे अगर मैं, हाँ बेटा बोल 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 शिल्पी। जैसे अगर मैं बैकबोन बना दूं किसी की, तो मैं इस रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ यार, आँख हो गए तुम लोग, ये भाई की अलग ही हड्डी बन गई है, हड्डियां होती है ना यहाँ पे बैकबोन, तो जो ऊपर ये चेस्ट वाली रीजन में होते हैं ना, थोरेसिक बोन्स कहते हैं, तो ये 12th थोरेसिक बोन है। उसके बाद लंबर स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3, लेट्स से ये 3rd लंबर है। तुम्हारी किडनी कहाँ पड़ी होती है, कुछ इस तरीके से पड़ी है पीछे की तरफ ऐसे, ये कह रहे हैं वो। अब समझ आई? Yo, yo, ma'am. ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये देखो ये डायग्राम में दिखा रहे हैं, थोड़े पीछे की तरफ है ये सही से आया नहीं है, नीचे यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपकी 2 किडनी है, और किडनी के सरफेस के ऊपर पड़ा होता है एंटीरियर साइड पे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। जब हार्मोन वाला चैप्टर करेंगे तब आप उसको ज्यादा अच्छे से समझोगे। ओके, डन इतना बात? Yo, yo, ma'am. चलो मैं तुमको एक मजे की बात बताती हूँ, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। अभी ऐसा होता है कि कभी सुसु आता है तो तुमको सेंसेशन आती है कि सुसु आ रहा है, Yo, yo, ma'am. लेकिन ऐसा होता है कि अभी इतना नहीं आ रहा तो तुम बैठे हो मस्त अभी टीवी देख रहे हो, कह रहे अभी पिक्चर देखी जा सकती है, कोई चक्कर नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। फिर एक टाइम आता है जब इमरजेंसी आती है ना। Yo, yo, ma'am. फिर अगर इमरजेंसी में तुम सुसु करने ना जा पाओ तो फिर क्या होगा? दर्द. दर्द तो ठीक है, फिर क्या होगा? फिर चले जाएंगे मैम करने. बेटा जा ही नहीं पा रहा, तेरे हाथ पैर बांध दिए हमने फिर। पता नहीं मैम. अच्छा बेटा, फिर सुसु पैंट में हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स एक टाइम तक तो उसे कंट्रोल कर पा रहा था, पर एक टाइम के बाद कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सोचने की बात है, ऐसा क्यों, राइट। तो उसका आंसर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में है। तो आपके जो यूरेटर होते हैं ना, वो यूरिनरी ब्लैडर में सुसु के बैग में आके खुलते हैं। तो दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर। बहुत बढ़िया चीज है, ये मजेदार चीज है। यूरिनरी ब्लैडर के पास अपनी मसल होती है, मसल बना देते अपना, येलो कलर से बनाएंगे हम ये येलो से तुम समझोगे, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हो। This muscle is known as the detrusor muscle. Detrusor muscle. Okay, detrusor muscle. अब ये मसल क्या तुम कभी खुद इंटेंशनली कंट्रोल कर सकते हो कि मैंने पानी पिया तो मेरा यूरिनरी ब्लैडर अब बड़ा होगा? खुद से कंट्रोल कर सकते हो? नो मैम. नहीं ना। दैट मीन्स इट इज अ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आधा बन तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसको मैं क्या बुलाती हूँ, इनवर्टिब्रेट सॉरी इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंटरी, हाँ, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मसल्स होती है, इनके ऊपर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये बनाती है मैंने।
लिख देते हैं इनको, दीज आर नोन एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स। बड़ी मस्त चीज है ये, मजे आएंगे अभी तुमको सुन के। तो हुआ क्या कि जब तूने पिए पानी, कुछ मैं पी रही हूँ पानी, है ना, तो स्टेप यूरिन फॉर्मेशन तो हो रहा होगा अभी भी, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा होगा, हो गई, होना भी चाहिए, नहीं हो रहा होगा तो टेंशन की बात है, भरेगा पहले, लेकिन मुझे कोई सिग्नल नहीं आ रहा, ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर कम से कम आधा भर जाता है ना, तभी स्ट्रेच रिसेप्टर को खींच रही है ना, इनवॉलेंटरी मसल खुल रही है, ये रिसेप्टर खींच रही है, फिर ये सिग्नल भेजते हैं तुम्हारे ब्रेन को। तो हाफ भरने के बाद ये तुम्हारे सिग्नल ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं कि इसको सूसू की टेम्पटेशन दो भाई, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर तो फट जाएगा ना ज्यादा भरा तो फिर तुमको यूरिन की सेंसेशन आती है, ठीक है। जब सेंसेशन आती है तो व्हाट हैपन इज, देखो जब ये ज्यादा भरता है ना तो यहाँ पर भी ओपनिंग्स होती है, ध्यान से देखना इसे, इनको हम बोलते हैं, दो ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर, स्पिंक्टर या स्पिंक्टर, आपने वर्ड सुना होगा। अब ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगी इनर स्पिंक्टर, और इसको मैं बोलूंगी आउटर स्पिंक्टर। तो बेटा जब यूरिन भरना स्टार्ट हुआ ना तो यूरिन फिर स्पिंक्टर में आ जाता है, ये वाला इनर स्पिंक्टर खुल जाता है खुद से और यूरिन यहाँ आके भर जाता है। अब तेरे को थोड़ा लगेगा जोर से कि यार सूसू लगी है, सूसू लगी है, बहुत जोर से लगी है अब तो सूसू मेरे को, ठीक है, लेकिन अभी भी यू कैन कंट्रोल, ठीक है, क्यों, क्योंकि आउटर स्पिंक्टर तेरे कंट्रोल में है। सो इनर स्पिंक्टर तो कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट इज, क्या ये इनवॉलेंट्री होगा या वॉलेंट्री होगा, फिर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, हाँ। तो हम इसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि यूरिन बिल्कुल बन चुका है, अब हमें यूरिनेशन के लिए जाना है, तो इनर स्पिंक्टर तो खुल जाता है। आउटर स्पिंक्टर हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जब तुम यूरिन कंट्रोल कर सकते हो वो सिर्फ इस एक स्पिंक्टर की वजह से कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। तो दिस इज अ वॉलेंट्री वन, अभी तक एक ही वॉलेंट्री कराया मैंने, ठीक है, तो दिस इज अ वॉलेंट्री स्पिंक्टर। लेकिन अगर यूरिन बहुत ज्यादा भर जाए उसके बाद तुम इसको भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एंड फोर्सफुली ड्यू टू द प्रेशर ये भी ओपन हो जाएगा और फिर सूखी, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यूरिन आर फॉर्म, और इस तरीके से ये पास होता है, समझ आई बात। यो मैम। आउटर स्पिंक्टर, और उसके बाद आपके पास आता है जो यहाँ पे बिल्कुल ओपनिंग होती है यूरिनरी सिस्टम की, दैट इज यूरेथ्रा मिएटस, सुना होगा आपने। यो मैम। तो ये मिएटस से फिर बाहर यूरिन की रिलीज हो जाता है। तो स्पिंक्टर होता क्या है, देखो एक तो होता है वेल्व जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स है, स्पिंक्टर इज लाइक मसल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यार ये कब बंद हो जाता है, मैं खामा खामा किसको इशारे करके पढ़ा रही हूँ। स्पिंक्टर इज लाइक, वेल्व इज लाइक ऐसे ढक्कन की तरह है, खुलना बंद होना खुलना बंद हो रहा। स्पिंक्टर इज लाइक मसल, जैसे इकट्ठी बट्ठी हो गई है तो ये क्लोज है, थोड़ा रिलैक्स करोगे ना तो ये रिलीज हो जाएगी, ऐसे आप अंदर स्पेस बन जाएगी। तो स्पिंक्टर जब तुम यूरिन करने नहीं जा रहे हो तो ऐसे क्लोज है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, ठीक है, जब तुम उसे छोड़ोगे दैट वुड बी रिलैक्स्ड। तो स्पिंक्टर कुछ नहीं होती, स्किन की फोल्डिंग होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है, जस्ट लाइक रबर बैंड की तरह होता है स्पिंक्टर, ठीक है जी, वेल्व नहीं है। यो मैम। यो मैम। ऑलराइट ऑलराइट, हाँ जी हमारे। तो दिस इज हाउ द यूरिनरी ब्लैडर थिंग वर्क, क्लियर सबको, बना लिया आप लोगों ने, बेटे जी बना लिया या नहीं। ओके, तो होमवर्क में मैंने बस यहीं तक करने के लिए आपको कहा था, एंड आई होप अब आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। कल हम करेंगे यूरिन फॉर्मेशन, इतने नोट्स बना के आना और एनसीईआरटी से यूरिन फॉर्मेशन पढ़ के आना। नाउ विल डू सम क्वेश्चंस, ओके जी, क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे, पहले ऑर्निथिन साइकिल वाला क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन नंबर 9 10 11, क्या होगा ऐसे, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 3 and 4, 6th question, you have 3 minutes, your time starts now. जैसे हो जाए राइट डाउन इन द चैट। एक मिनट रुकना, मैं एक मिनट ज्वाइन कर लूँ इससे।
ध्यान से पढ़ना चाहिए, इजी है। नहीं मुझे आने नहीं दे रहा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। शिल्पी इंटरनेट प्रॉब्लम है तुम्हारे वहां पे बेटा। बाकी सबको आ रही है ना वॉइस? यो मैम। हाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है तेरे वहां। चलो बेटे जी, जिसका हो जाए राइट मी इन द चैट बॉक्स। 1 मिनट इज डन, 1 मिनट एंड 15 सेकंड्स इज डन। ये छोटे क्वेश्चन है 50, ये 2 मिनट में हो जाने चाहिए। ओके जी, मिया परीश 9 10 9 10 11 12। क्यों भाई 3 और 4 से प्रॉब्लम है तेरे को? हैं? हरीश ये क्या है? ACDA किसका आंसर है ये? मैं तेरे चपेड़े लगा देनी है, बंदा बन जा तू। क्वेश्चन लिख आगे। 9 10 11 12 बेटा 3 एंड 4 नहीं दिख रहा सबको? 3 एंड 4 भी है, इनको क्यों इग्नोर कर रहे हो? ये भी है वे। हाँ जी प्रीति ने इज्जत दी है ने, आकांक्षा ने बस इन्हीं को इज्जत दी है। शालिनी अच्छा ठीक है, आकांक्षा गॉट इट। शिल्पी हरीश कुमार तुम हरकतें सुधार लो, क्वेश्चन नंबर लिख दो उस पे भाई। गुड श्रेयांश मैम अब तो भेज दी, वो अब कैसे लिख रहे हैं इनके ऊपर? दोबारा लिख भेज दे भाई लिख के। नहीं नहीं मेरे हाथ थक जाएंगे। 9th का श्रेयांश अच्छा 10th 11th श्रेयांश 11 दोबारा पढ़ बेटा। 11th एक बार दोबारा पढ़ो। अनुष्का अभी टाइम है ना? ओके यू आर डन। लास्ट 30 सेकेंड्स। सबसे पहले भेजा था हमने हरीश ने। हरीश बाकी क्वेश्चन ही बेटे बेटे। हरीश दोबारा से एक बार क्वेश्चन देख 11th, अभी करीब आंसर के, थोड़ी सी गलती हो गई बस। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके जी देखो जी, आइए देखो बेटा। Which of the following characteristic is common both in human and adult frog? Adult frog और human में क्या कॉमन है? 4 चैम्बर हार्ट ह्यूमन में होता है, अडल्ट में कितने चैम्बर का होता है? फ्रॉग में 3 chamber. 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलती है? ह्यूमन। ह्यूमन। इसमें तो टैडपोल बनता है बावले में। न्यूक्लिएटेड आरबीसी फ्रॉग में मिलती है, लेकिन अपने पास तो अडल्ट में न्यूक्लियस ही नहीं है। बिना न्यूक्लियस के चल रहा है हमारा, तो ये भी नहीं। दोनों में एक चीज कॉमन है, दे आर यूरियोटेलिक। ठीक है तो आंसर वुड बी डी। यूरिको देखो लिख लिया करो, UNC दैट मींस वेस्ट मटेरियल क्या है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लिख लिया कर बेटा, कभी कभार गलत हो जाता है। तो ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन किस में मिलता है? तो एक तो बर्ड्स हम पे बीट कर जाते हैं और दूसरे हमारे थे रेप्टाइल्स। आंसर ए। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाय ऑर्निथिन साइकिल। बहुत सिंपल था ये। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक मतलब बेस मटेरियल इज यूरिन। यूरिया। यूरिन नहीं यूरिया, यूरिया। यूरिन इज डिफरेंट थिंग, यूरिया इज डिफरेंट थिंग। ठीक है चप्पल मारूंगा तुझे। तो यूरिया इज फॉर्म बाय ऑर्निथिन साइकिल, बहुत इजी। ऑर्निथिन साइकिल रिमूव 2 वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन लिवर। ब्लड से लेकर लीवर में 2 वेस्ट प्रोडक्ट डाल रहा था वो, फ्रॉम द ब्लड इन लिवर, है ना। तो ये ऐसे बनाया था ना मैंने लिवर का डायग्राम। तो हमने एक तो एंटर कराया था अमोनिया, वो सबका सही है। अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज अमोनिया के साथ कंबाइन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड ना बेटा, CO2।
राइट. सो CO2 विल बी कंबाइंड. ऑर्निथिन साइकिल यूरिया रिलीज नहीं कर रही है. ऑर्निथिन साइकिल अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको यूरिया में चेंज करके वो रिलीज करवा रही है. तो वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया ही है. ठीक है. तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वो दो वेस्ट प्रोडक्ट है जो ऑर्निथिन साइकिल रिलीज कर देती है बाय कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया. तो अगर वो ये पूछता कि ऑर्निथिन साइकिल किसको कन्वर्ट कर देती है तो तुम बोलते अमोनिया. किस में कन्वर्ट करती है तो तुम बोलते यूरिया. वो पूछ क्या रहा है? टू वेस्ट प्रोडक्ट बनाओ जो ऑर्निथिन साइकिल ब्लड से लेकर लीवर में लेती है और फिर उसको रिमूव करवा देती है. तो ऑर्निथिन साइकिल ब्लड में जो लेती है ना वेस्ट मटेरियल दैट इज अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो आंसर वुड बी ए. ये समझ आया? मैम. ठीक है जी. तो यूरिया नहीं है ये. ओके. यूरिया नहीं रिलीज करा रही है, यूरिया तो बना रही है वो. टू एग्जाम्पल इन विच द नाइट्रोजनस वेस्ट. हाँ, अगर यहाँ पर इन्होंने कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा होता फिर तुम यूरिया के साथ जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर. Now, two example in which nitrogenous waste are excreted from body in the form of uric acid. तो uric acid एक तो birds होते हैं और दूसरे Reptiles. that is lizards. तो आंसर would be A. ठीक है जी. क्लियर सबको? Yo-yo man. टेक्निकली बहुत डायरेक्ट आंसर थे और मोस्टली क्वेश्चन यूरिया, यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड ये सब टर्म्स में कंफ्यूज करते हैं. तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है. एक ये क्वेश्चन लगा के देखते हैं. ट्राई दिस वन. डायग्राम बेस्ड है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 विल गिव यू 2 मिनट्स. स्टार्ट. 2 मिनट्स. हो सकता है ये तुम्हें आता हो या ना आता हो. तुक्का मार के देखना. ओके सूर्यांश. सूर्यांश अभी क्या पढ़ रहा है बेटा? 12th पढ़ रहा है 11th पढ़ रहा है? खुद से 12th 11th 11th पढ़ रहा है. ओके. कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वाले. बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन. नोट्स अपडेट कर लिए थे जो लास्ट में डिजीज भेजी थी मैंने, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया वाली? ना मैं अभी नहीं पहुंचा हूं वहां पे. ठीक है. कहीं फंसे तो मुझे बताना. ओके. ओके. हाँ जी. देखो बेटा, सेलेक्ट आपको सही वाला ढूंढना है कि लेबल भी सही से करो. सही बताओ. ए इज Adrenal gland. एड्रिनल ग्लैंड. बी इज रीनल पेल्विस. सी इज मेडुला एंड डी इज कॉर्टेक्स. ठीक है. तो सी इज मेडुला. यहां तक तो ठीक है. फंक्शन देखते हैं. इनर जोन ऑफ किडनी, अंदर का जोन तो है ये किडनी का, कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन. नेफ्रॉन कंप्लीटली इसमें नहीं होते. नेफ्रॉन जो होते हैं थोड़े से डुबकी मारते हैं, थोड़े कॉर्टेक्स में होते हैं, थोड़े मेडुला में होते हैं. जैसे ये मेडुला है और ये बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स है. तो नेफ्रॉन ऐसे आधे आधे से होते हैं. ठीक है. तो ये देखे ना, कंप्लीट नेफ्रॉन इसमें होंगे. ये स्टेटमेंट गलत हो गई. ये गलत हो गया. डी इज कॉर्टेक्स. डी कॉर्टेक्स है. सही बात है. आउटर पार्ट ऑफ किडनी है. आउटर पार्ट या नहीं? आउटर पार्ट है. बिल्कुल है. डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ये गलत है. इसमें होता है नेफ्रॉन. नेक्स्ट. ए एड्रिनल ग्लैंड है. ये ए Yo-yo man. बिल्कुल है भाई. बिल्कुल है. एड्रिनल ग्लैंड है. लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी. एंटीरियर मतलब टॉप मोस्ट पार्ट. तो वहां तो है लोकेटेड. सही बात है. सीक्रेट कैटेकोलामाइंस विच सिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. ये भी सही है. ये तुमको शायद पता नहीं होगा but this is the correct option. मतलब तुम्हें पता होगा, तुम भूल गए होंगे. काफी टाइम से 11th में पढ़ी. इतना डम भी नहीं हो यार. पता तो होगा तुम्हें, तुम्हें रिवाइज नहीं है. ठीक है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. डी देख लेते हैं. पेल्विस. बी इज पेल्विस. ये भी सही है. ब्रॉड फनल शेप स्पेस होती है इनर टू हाइलम. डायरेक्टली कनेक्टेड विद लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है. तो अब मैं कल यूरिन फॉर्मेशन कराऊंगी ना, तब इसका ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तुमको आएगी. ठीक है. तो फटाफट से होमवर्क लिख लो. आंसर इसका सी था.
फटाफट से होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6, 1 2 5 6 13 एंड क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, एंड क्वेश्चन नंबर 43 ट्राई करके आना। ओके, पहले आके हम ये डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोल। पोल लगाओ और आप जा सकते हो। किसी को डाउट है दे कैन आस्क।